हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी के 4 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन जिस चैनल को इंटरव्यू दिया उस चैनल के बिजनेस में 4 चांद लग गए। पुण्य प्रसून। क्या वाकई भारतीय मीडिया को झुकने को कहा गया तो वो रेंगने लगा? क्या वाकई भारतीय मीडिया की कीमत महज 30 से 35 हजार करोड़ की कमाई से जुड़ गई? क्या वाकई मीडिया पर नकेल कसने के लिए बिजनेस करो या धंधा बंद कर दो वाले हालात आ चुके हैं? हो जो भी, पर इन सवालों के जवाब खोजने से पहले आपको लौट चलना होगा 4 बरस पहले, जब जनादेश ने लोकतंत्र की परिभाषा को ही बदलने वाले हालात एक शख्स के हाथ में दे दिए। यानी इससे पहले लोकतंत्र पटरी से ना उतरे, जनादेश इस दिशा में गया। याद कीजिए इमरजेंसी, याद कीजिए बोफोर्स, याद कीजिए मंडल कमंडल की सियासत, हिंदुत्व की प्रयोगशाला में बाबरी मस्जिद विध्वंस। पर 2014 इसके उलट था, क्योंकि इससे पहले तमाम दौर में मुद्दे थे, लेकिन 2014 के जनादेश के पीछे कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि विकास की चकाचौंध का सपना और अतीत का हर बुरे हालातों को बेहतर बनाने का ऐसा दावा जो कॉर्पोरेट फंडिंग के कंधे पर सवार था। जितना खर्च 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 के चुनाव में हुआ, उन सबको मिलाकर जितना होता है उससे ज्यादा सिर्फ 2014 के चुनाव में हुआ। 30 अरब रुपए से ज्यादा चुनाव आयोग का खर्चा हुआ, तो उससे भी ज्यादा बीजेपी का, और वो भी सिर्फ एक शख्स को देश का ऐसा चेहरा बनाने के लिए जिसके सामने नेता ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल भी छोटा पड़ जाए। और हुआ भी यही। कांग्रेस ये शत पर नहीं, खुद सत्ताधारी बीजेपी और बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस भी इस शख्स के सामने बौनी हो गई, क्योंकि जिस जनादेश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया उसमें न सिर्फ विरोधी कांग्रेस के पारंपरिक वोट थे, बल्कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट भी शामिल थे। यानी 1970 के बाद पहला मौका था जब हर तबका, समुदाय, संप्रदाय वोट बैंक होने की लकीर मिटा चुका, और पहली बार जनता की उम्मीद भी कुलांचे मार रही और मोदी सरकार के ऐलान दर ऐलान भी उड़ान भर रहे थे। कालाधन वापस लाने के लिए एसआईटी बनी, दागदार सांसदों के खिलाफ सुप्रीम अदालत जल्द कार्रवाई करेगा। चुनी हुई सरकार ने ऐसा दावा किया। न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा ऐसे लगाया जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म और सियासी गलियारे में दलाली खत्म ही हो जाएगी। छात्र, किसान, मजदूर, महिला समेत हर तबके को राहत और सुविधाओं की पोटली खोलने से लेकर हाशिए पर पड़े समाज की बेहतरी की बात, और ये सब सरकार के अलग अलग मंत्री नहीं बल्कि एकमात्र सुपर मंत्री यानी प्रधानमंत्री ही कहते रहे। वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। और जादू चलता रहा, और इसी जादू को दिखाने में वो मीडिया भी गुम हो गया। जिस मीडिया की आंखें खुली रहनी चाहिए थी, तो देश की तस्वीर 4 बरस तक यही रही। प्रधानमंत्री बोलते रहे, मीडिया दिखाती रही, दर्शक देखते रहे, सब कुछ जादू ही रहा। तो शुरुआती 3 बरस तक मोदी जादू न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर छाए रहे, पर चौथे बरस में कदम रखते ही मोदी सरकार का जादू उतरने लगा और मोदी पॉलिसी कमजोर दिखाई देने लगी। 4 बरस में 106 योजनाओं का ऐलान सिर्फ सत्ता के जरिए उपलब्धियों के आंकड़ों में खोने लगा। जैसे बेरोजगारी पर सरकार ने कहा, मुद्रा योजना से 70 लाख रोजगार 1 बरस में मिले, स्टार्टअप से 2 करोड़ युवाओं को लाभ मिला, स्किल इंडिया से 1.5 करोड़ छात्रों को लाभ हुआ। पर जमीनी सच हर योजना को लेकर इतना कमजोर था कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते वक्त सरकारी योजनाओं के सरकारी लाभार्थी ही बताने लगे कि उन्हें कोई लाभ ही नहीं हुआ। और इसी कड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी भी बूमरैंग कर गया, तो सरकार ने चाहा उसकी उपलब्धियों का ही बखान न्यूज चैनल करे। और उसी के साथ 3 सच भी सामने आए। पहला, मीडिया कैसे किसी बिजनेस से ज्यादा नहीं। दूसरा, बिजनेस से मुनाफा होगा या नहीं, इसे सत्ता में अपने कब्जे में ले लिया। तीसरा, जिसने हिम्मत दिखाई उसे ऐलान या दबा दिया गया। यानी मैसेज साफ था, लोग सच जानना देखना चाहते हैं, और अगर टीआरपी बढ़ रही है तो फिर विज्ञापन से कमाई भी बढ़ेगी। तो सरकार की नीतियों को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग से अगर टीआरपी बढ़ती है तो फिर ये मोदी सरकार ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि आम चुनाव में सिर्फ 8 महीने बचे हैं। और ऐसे मौके पर मीडिया अगर सत्तानुकूल ना रहकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि दाव पर पीएम का चेहरा है। तो न्यूज चैनल खुद को बिजनेस कर ही मानने लगे, और बिसात सिर्फ कॉर्पोरेट या कंपनियों के विज्ञापन पर नहीं टिके, बल्कि राजनीतिक प्रचार का बजट इतना ज्यादा हो गया कि हर कोई मुनाफे में खो गया। क्योंकि एक तरफ भारत में करीब 2000 करोड़ रुपए के विज्ञापन का बिजनेस राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के लिए, और टॉप 5 न्यूज चैनलों की कमाई ही 1.5 करोड़ हजार से ज्यादा है, जिसमें नंबर 1 और 2 की कमाई तो करीब 900 करोड़ की होती है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से लेकर राज्यों के प्रचार का बजट मौजूदा वक्त में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चला है। और लूट इसी की है, या कहें राजनीतिक सौदेबाजी इसी की है। यानी एक तरफ सत्ता के प्रचार से ना जुड़े तो बिजनेस चौपट होगा, और सत्ता के साथ जुड़े तो खूब मुनाफा ही मुनाफा होगा।
पुण्य प्रसून के इस्तीफे पर बोले रवीश, हम ऐसे बुजदिल इंडिया में रह रहे हैं जहां सवाल करने वाले पत्रकार भी बर्दाश्त नहीं होते। ये नई तस्वीर सत्ता के प्रचार के लिए बढ़ते बजट की है, क्योंकि निजी कंपनियों के विज्ञापन के समांतर सरकारी विज्ञापनों का चेहरा भी इस दौर में बदल दिया गया। DAVP के जरिए सरकारी विज्ञापन का बजट सिर्फ 1000 करोड़ का है, लेकिन केंद्र समेत तमाम राज्यों की सरकारों ने अपने प्रचार का बजट 5000 करोड़ तक का बढ़ा दिया। और हालात ऐसे हो गए कि न्यूज चैनल ही उनको बनाते जा रहे हैं। विज्ञापन को न्यूज चैनल ही खुद बेचते हैं और खुद न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर सरकार के विज्ञापन चलते। इसमें सबसे ज्यादा बजट भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का है, जो सालाना 2000 करोड़ तक सिर्फ चैनलों को बांटता है। और फिलहाल देश के 29 में से 20 सूबों पर मोदी सरकार की पार्टी BJP का ही कब्जा है और BJP के हर चुनाव के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का ही चेहरा रहता है। तो फिर राज्यों के प्रचार के बजट पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान खासा मायने रखता है। तो BJP के अनुकूल प्रचार करने का लाभ केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से भी मिलता है और इसे कोई खोना नहीं चाहता। यानी संपादकों का काम सत्ता के प्रचार के अनुकूल कंटेंट को बनाए रखने का है और हालात ऐसे हैं कि सत्तानुकूल प्रचार का एक होड़ है। धीरे धीरे हालात ये भी हो चले कि विज्ञापन से ज्यादा तारीफ रिपोर्ट में दिखाई दी जाए, यानी विज्ञापन बनाने वाला भी रिपोर्टर और सरकार के कामकाज पर रिपोर्टिंग करने वाला भी रिपोर्टर, और दफ्तर में ज्यादा साख उसकी जो सरकार से ज्यादा करीब नजर आए। तो अक्सर राज्यों और सरकारों की बात में करें तो प्रचार को देखने वाले अलग अलग राज्यों के अधिकारी जब किसी मीडिया चैनल या अखबार के जरिए तैयार होने वाले विज्ञापन की क्लिप या पन्ने पर कंटेंट को देखते हैं तो बरबस ये कह देते हैं कि आपने जो तैयार किया है उससे ज्यादा बेहतर तो अपने फला रिपोर्टर ने फला रिपोर्ट में दिखा दिया। तो विज्ञापन का नया चेहरा बिना विज्ञापन भी कैसे मीडिया के जरिए प्रचार प्रसार करता है, ये अपने आप में अनूठा हो चला है। यानी एक वक्त जब न्यूज चैनल सांप बिच्छू भूत प्रेत में खोए थे, तब न्यूज रूम में ये चर्चा होती थी कि आने वाले वक्त में कैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर रिपोर्ट लिख पाएंगे, और अब ये चर्चा आम हो चली है कि कैसे बिना तारीफ रिपोर्ट लिखी जाए। इसलिए आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ठाकुर जजों की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री के सामने सवाल उठाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तो भी मीडिया को कोई खोट सिस्टम में नजर नहीं आता। फिर सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 4 जस्टिस सार्वजनिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर रोस्टर सिस्टम से होते हुए लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत देते हैं। फिर मीडिया इसे तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानती। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ही लोकपाल की नियुक्ति से लेकर भीड़ तंत्र के न्याय तले अमस्ते बनता जा रहा है और देश को चेताता है, सरकार संसद को कानून का राज लागू कराने के लिए हरकत कहने को कहता है, तो फिर असर किसी पर नहीं होता। ABP से इस्तीफे के बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी बोले, मेरे पिता कहते थे जिंदा मछलियां हमेशा धारा के विपरीत चलती हैं। फिर CBC के भीतर से आवाज आती है, सत्ता सूचना के अधिकार को कुंद कर रही है, तो भी मीडिया के लिए खबर नहीं होती। CBI के डायरेक्टर वर्मा ही CBI के विशेष डायरेक्टर अस्थाना और उनकी टीम को कटघरे में खड़ा करते हैं, उसके पीछे सियासी मंशा के संकेत देते हैं, पर सत्ता के आगोश में कोई मीडिया के लिए ये भी सवाल नहीं होता। चुनाव आयोग गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान करे उससे पहले सत्ताधारी पार्टी के नेता तारीख बता देते हैं, पर सियासी हंसी ठिठोली के बाद आगे नहीं बढ़ पाती। अटल जी की अस्थि कलश यात्रा पर BJP मंत्रियों की हंसी, संजय सिंह बोले, ढोंगियों की असलियत सामने आ गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद BJP इसे भी भुनाने में लग गई। अस्थि कलश यात्रा के नाम पर जगह जगह इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं जैसे कि निधन को एक बड़ा इवेंट बना दिया गया। हंसी टिटोली करते भाजपा नेताओं की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि अटल के नाम पर लोगों की भावनाएं भुनाकर ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ना चाहती है सरकार। इसके बाद इस बेशर्मी भरी हरकत की चौतरफा आलोचना होने लगी। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा, जब अटल जी के प्रति श्रद्धा का ढोंग करोगे तो असलियत तो सामने आ ही जाएगी। देखिए मंच पर अस्थि कलश और ठहाके लगाते भाजपाई। भीड़ हत्या रोकने के बहाने निगरानी करने जा रही मोदी सरकार को व्हाट्सएप ने लगाई फटकार, कहा लोगों की प्राइवेसी से नहीं करेंगे खिलवाड़। मोदी सरकार में एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, मॉब लिंचिंग यानी भीड़ हत्या। अब एक भीड़ इकट्ठा होती है और किसी को घेर कर मार देती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज फैलाई जाती है और भीड़ को इकट्ठा कर लिया जाता है। हाल ही में व्हाट्सएप से फैलाई गई अफवाहों के चलते भीड़ हत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस तरह की क्रूर घटनाओं को रोकने में नाकाम मोदी सरकार के पास कोई खास रोड मैप नहीं कि नियम कानून का राज स्थापित किया जा सके। फिर भी लोगों के सामने सक्रिय देखने के लिए मोदी सरकार ने एक कोशिश की, मगर इस कोशिश में भी
भी वो नाकाम ही रही। दरअसल मोदी सरकार ने व्हाट्सएप से दरख्वास्त की थी कि एक ऐसा फीचर लेकर आए जिससे पता लगाया जा सके कि किसी मैसेज का सोर्स क्या है। मोदी सरकार की इस दरख्वास्त को खारिज करते हुए व्हाट्सएप ने इसे प्राइवेसी का हनन बताया। व्हाट्सएप के प्रवक्ता का कहना है कि ये ऐप अपने यूजर्स की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं रखता और अगर सरकार की इस मांग को मान ली जाए तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजेस और यूजर प्राइवेसी का नुकसान होगा। साथ ही प्रवक्ता ने कहा कि फेक न्यूज से बचने के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए, ना कि किसी के निजी मैसेज को ट्रेस करना चाहिए। हालांकि प्रथम दृष्टया का ये देखना और सुनने में अच्छा लग सकता है कि सरकार चिंतित है और व्हाट्सएप के आए हुए मैसेजेस का सोर्स जानना चाहती है, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि सरकार को अथॉरिटी मिलने के बाद वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। ये न सिर्फ निजात का मामला है, निजता का मामला है, बल्कि इसके जरिए सरकारें आम आदमी को डरा धमका और ब्लैकमेल भी कर सकती हैं। मॉब लिंचिंग जैसी भयावह घटनाओं से बचने के लिए मैसेज पर निगरानी रखने से ज्यादा जरूरी है कि नियम कानून का राज स्थापित किया जाए और साथ ही फेक न्यूज के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाए। बिहार में महिला को नंगा करके घुमाया गया, मगर बेशर्म एंकरों ने न ताल ठोकी, न डीएनए किया और न ही दंगल किया। शायद ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला होगा। बिहार में उन्मादी भीड़ ने एक महिला को मारा, पीटा और सरेआम नंगा घुमाया। इस अमानवीय हरकत की तस्वीरें देख पूरा देश शर्मसार हो गया, लेकिन टीवी एंकरों की चुप्पी से सवाल उठने लगा कि आखिर इन्हें शर्म कब आती है। प्राइम टाइम के नाम पर रोज शाम को उन्मादी बहस चला रहे इन तथाकथित पत्रकारों को बिहार में हुई ये अमानवीय हरकत क्यों नहीं दिखाई देती। इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के मद्देनजर कानून व्यवस्था और समाज पर सवाल नहीं उठाए जा सकते क्या? ये सब करना मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन मीडिया ने ऐसा नहीं किया। इसी से नाराज होते हुए तमाम सोशल मीडिया यूजर्स मीडिया पर आलोचना करने लगे। कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर के नाम से पैरोडी अकाउंट चला रहे यूजर ने लिखा, बिहार में नंगा करके घुमाया, न दंगल हुआ, न ताल ठोकी, न डीएनए हुआ। सुधीर, अंजना, रोहित, अमीश को शायद ऊपर से ऑर्डर नहीं मिले होंगे। तेजस्वी का ऐलान, अगर आरजेडी नेता ने किया महिला पर अत्याचार तो उसे भी दे दो फांसी। लोग बोले ये 56 इंच सीने वाला नेता। बिहार के भोजपुर में एक महिला के साथ मारपीट और उसे नग्न करके सरेआम घुमाने की शर्मनाक घटना सामने आई। घटना की तस्वीरें और वीडियो देखकर भीड़ के भयावह रूप ने देश को शर्मसार कर दिया। हिंसक भीड़ ने बेखौफ तरीके से जैसे महिला पर अत्याचार किया, मानो कानून व्यवस्था का कोई डर ही ना हो। इस घटना के बाद सत्ता और समाज के सवाल करने के बजाय मीडिया ने पूरी कोशिश की कि घटना में शामिल एक व्यक्ति को राजद नेता साबित कर दिया जाए। हालांकि मीडिया जिस व्यक्ति को राजद नेता बता रही थी उसी ने खुद के राजद नेता होने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, अगर इस तरह की घटना में राजद नेता भी शामिल थे तो उसे फांसी दे दी जाए। साथ ही उन्होंने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि हम इस सरकार की तरह नहीं जो ब्रजेश ठाकुर जैसे बलात्कारियों का बचाव करें। तेजस्वी की इस न्याय प्रक्रिया की सराहना करते हुए सोशल मीडिया यूजर ने खबर को शेयर करते हुए लिखा, इसे कहते हैं 56 इंच वाला सीना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।